Hello learners, I am Pushpinder Singh Sambyal and I am here with a video on the first chapter of your history, that is nationalism in Europe. This chapter is quite big, so I am going to cover this chapter in 4 to 5 videos. So like, subscribe and share my channel so that you can get information when other videos are uploaded. So let's start. चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए कुछ इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको पहले समझ लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बाद में जब ये टर्म्स आएँ तो उनमें कोई भी परेशानी उनको समझने में ना हो। तो पहली जो टर्म है आपके इस चैप्टर की दैट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है उसको हम राष्ट्रवाद भी कहते हैं। तो नेशनलिज्म क्या होती है? नेशनलिज्म जो है वो है अपने देश के प्रति प्यार, समर्पण, ईमानदारी की जो भावना है उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो ये पेट्रियोटिज्म की तरह है, देशभक्ति की तरह है। दूसरी जो टर्म है आपके इस चैप्टर की दैट इज नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है एक, जैसे आज के टाइम में कंट्री को हम जो है वो नेशन स्टेट बोलते हैं। तो नेशन स्टेट जो है वो एक सोवरेन स्टेट होती है। सोवरेन का मतलब है वो स्टेट जो कि फ्री है, इंडिपेंडेंट है अपने फैसले खुद लेने के लिए, अपने डिसीजंस को खुद लेने के लिए, और उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं या सिटीजन्स जो होते हैं उस देश के, वो आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि उनकी अपनी कॉमन भाषा होती है और कॉमन डिसेंट होता है। जैसे इंडिया के बीच में लोग जो हैं उनको हिंदी भाषा जो है वो आपस में जोड़ती है, और साथ में कॉमन डिसेंट का मतलब हो गया कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे हम बोलते हैं वी आर इंडियंस एंड आर ओरिजिन इज फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में ही हमारा ओरिजिन हुआ है। तो थर्ड टर्म जो है इस चैप्टर दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। तो एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड जो है वो आपका एब्सोल्यूट वर्ड से है, दैट इज कंप्लीट। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कंप्लीट पावर जो है वो एक ही इंसान में होती है, जैसे कि मान लीजिए मोनार्क यानी कि राजा, और वो उस पावर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आपके चैप्टर के पहले ही पेज पे एक पेंटिंग बनी हुई है, जिस पेंटिंग को फ्रेडरिक सॉरो जो है उन्होंने तैयार किया था, और इस पेंटिंग में एक यूटोपियन कंसेप्ट दिखाया हुआ है। यूटोपियन कंसेप्ट का मतलब होता है जो चीज़ होती नहीं है, राइटर ने या पेंटर ने उसको अपनी इमेजिनेशन से पेंट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पेंटिंग में वाइट कलर में वी कैन सी अ स्टैचू, इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं, जिसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का चार्टर है। उसके साथ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अपने कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग्स के साथ जो है वो रोज़ में जा रहे हैं, और साथ में अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पे हमें जीसस क्राइस्ट और उनके साथ एंजल्स नज़र आ रहे हैं। और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें कुछ टॉर्न पेपर्स यानी फटे हुए कागज़ और उसके साथ कुछ क्राउन्स नज़र आ रहे हैं नीचे। तो आइए समझते हैं सबकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंट्रीज, जो भी कंट्री जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, मोनार्की से फ्री हो जाएगी वो कंट्री, और वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। तो सिर्फ अमेरिका जो है उस टाइम पे वही जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाई, क्योंकि उसी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सबसे पहले क्रॉस किया। और बाकी कंट्रीज जो हैं जैसे स्पेन, इटली, जर्मनी, वो धीरे धीरे उस कंट्री के लोग अपने फ्लैग्स के साथ जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी तक वो एक नेशन स्टेट या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बने हैं। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उन लोगों ने जो अपने मोनार्क्स के जो भी ऑर्डर्स थे उनको फाड़ के जो है टॉर्न करके नीचे फेंक दिया है, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ उन कंट्रीज़ के जो किंग हैं उनके क्राउन भी जो है वो नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाएगी तो वहाँ पे राजा जो है वो नहीं रहेगा। तो राजा नहीं रहेगा तो उसका क्राउन जो है दैट इज राज मुकुट जो है वो भी नहीं रहेगा। तो लेट्स नाउ डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में हुआ था, इसको हम फ्रांस की क्रांति भी बोलते हैं। और उस टाइम पे फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16, और लुई 16 जो था वो बड़ा ही एक क्रूअल या एक्सप्लॉइटेटिव राजा था जिसने लोगों को परेशान किया था अपने रूल के टाइम पे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया, और रिवॉल्ट करके उन्होंने वहाँ पे जो है वो उसको अपनी गद्दी से या पावर से हटा दिया। और फ्रांस जो था 1789 में मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है कंट्री वो बन गया। दैट इज कि अब जो पावर थी वो मोनार्क से, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मोनार्क से जो है वो लोगों के पास शिफ्ट हो गई। अब लोग जो है वो अपने डिसीजंस खुद लिया करते थे।
थर्ड पॉइंट में ये बताने की कोशिश की है कि इससे पहले जो यूरोप है वहाँ पे बड़े सारे छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे जहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज रूल किया करती थी। अब धीरे धीरे वो डायनेस्टीज जो हैं या किंग्स जो रूल करते थे वो धीरे धीरे वहाँ पे डायनेस्टीज जो हैं वो अब नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। दैट इज कि अब वो धीरे धीरे एक राष्ट्र निर्माण की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई हैं। This is also a very important topic of your chapter, that is measures that were introduced to develop the collective belongingness among the people of France। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में आता है कि ऐसे क्या स्टेप्स जो हैं वो फ्रांस में लिए गए जिसकी वजह से लोगों में आपस में यूनिटी जो है या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है उन लोगों के बीच में डेवलप हुई। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका ये है कि आइडिया ऑफ ला पैत्रे, that is the fatherland, and the ली सिटियोन, that is the citizens were adopted। that means कि एक आइडिया को डेवलप किया गया जिसमें ये लोगों को इनसे किया गया या बताया गया कि वो जो हैं वो एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं जो कि फ्रांस है, और सारे सिटीजन्स जो हैं वो इस कंट्री में दे आर इक्वल, वो बराबर हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो इस आइडिया को भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको अबॉलिश कर दिया गया। दैट इज़ कि इससे पहले फ्रांस जो है उसके डिफरेंट रीजन्स के बीच में सामान बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों में डिसयूनिटी डेवलप होती थी कि एक ही देश में कितने सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं उनको। तो उसको भी जो है डिफरेंट टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया। जैसे कि इंडिया के बीच में वी नो दैट जीएसटी लाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसको लाने के पीछे जो एम था वो ये था कि वन कंट्री वन टैक्स, एक देश है तो उसमें टैक्स भी एक ही होना चाहिए। तो वैसे ही फ्रांस के बीच में भी इसको डेवलप किया गया कंसेप्ट को कि अगर कंट्री एक है तो उसमें टैक्स भी एक ही होना चाहिए, इसलिए कस्टम ड्यूटीज जो लगाई जाती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। थर्ड स्टेप में ये बताने की कोशिश की है कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। दैट इज इससे पहले फ्रांस में डिफरेंट रीजन्स के बीच में वेट जो और मेजर्स जो मेजरमेंट का जो तरीका था वो भी अलग अलग हुआ करता था। मान लीजिए महाराष्ट्र के बीच में जो है वो 1 kg के बीच में हमें पता है कि 1000 ग्राम्स होते हैं। तो मान लीजिए महाराष्ट्र के बीच में जो है वो 1 kg के बीच में वो 700 ग्राम्स जो है उसको वेट करके दे रहे हैं, और दिल्ली के बीच में 500 ग्राम्स जो है उसको वो 1 kg मानते हैं। और मेजरमेंट का तरीका जो है वो भी अलग अलग था, कहीं पे मीटर के बीच में ज़्यादा नापा जाता था, कहीं पे मीटर के बीच में कम नापा जाता था। तो ये भी इसको भी सुधारा गया और पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म कर दिया गया, दैट इज एक जैसा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि स्टेट जनरल वॉज नेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो जो कि पहले की असेंबली थी फ्रांस की उसका नाम बदल के अब नेशनल असेंबली रख दिया गया। फ्रांस ने नया झंडा भी अपना अडॉप्ट किया, दैट इज द नेशनल फ्लैग, जिसको ट्राई कलर भी बोला जाता है, और इसके बीच में वाइट, ब्लू और रेड कलर जो है उसको अडॉप्ट किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड विच प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू ऑल। और नया कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज संविधान जो है वो उन लोगों ने लागू किया और जिसने सबको एक जैसे अधिकार जो हैं वो प्रदान किए या प्रोवाइड किए। A centralized administrative system was formulated। That means कि पूरे देश में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया गया जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, जैसा गवर्नमेंट बोलेगी पूरे देश में वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया न्यू हिम्स वर कंपोज, दैट इज नए सॉन्ग्स जो थे उनको कंपोज किया गया, जैसे कि मर्सिलस जो कि बाद में फ्रांस का नेशनल सॉन्ग भी बना, फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। और ओथ्स वर टेकन, ओथ मीन्स प्लेज, तो प्लेज ली गई कि सारे लोग जो हैं वो फ्रांस जो है उसके प्रति ईमानदार रहेंगे और हमेशा फ्रांस के लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहेंगे। मार्टियर्स वर रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन, तो मार्टियर्स मीन्स वो लोग जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी थी, उन सब लोगों को याद रखा जाएगा, उनके सेक्रीफाइस को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन जो है वो भी आपका इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी क्वेश्चन जो है वो 3 या 5 नंबर में आता है
कि नेपोलियन जो था उसने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, या सिविल कोड जो है वो किसको बोला जाता है या नेपोलियनिक कोड भी किसको बोला जाता है। तो आइए पहले नेपोलियन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का राजा बना 1799 से लेके 1815 तक, दैट इज फ्रॉम 1799 टू 1815। और 1799 में वो फ्रांस का कौंसिल बना, दैट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट बना। और पावर में आने के बाद उसने काफ़ी सारे चेंजेस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए फ्रांस में और उन रीजन्स में जिसको उसने अपने अंडर किया था, ताकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यानी कि कारगर बनाया जा सके। Napoleon Code, we also call it as Civil Code of 1804 and Napoleonic Code. तो this is also very important question of your this chapter, और ये 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर बार आता है। तो आइए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज कि कानून की नज़र में सब लोगों को बराबर कर दिया गया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं थी। अबॉलिश ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो जन्म के आधार पर जो क्लर्जी और नोबिलिटी को जो भी प्रिविलेजेस या एडवांटेजेस दी जाती थी, जैसे कि टैक्स पे नहीं करना, उन सारे प्रिविलेजेस को जिसको अब खत्म कर दिया गया, उनसे वापस ले लिया गया। ग्रांटेड द राइट टू प्रॉपर्टी टू ऑल द पीपल, अब सब लोगों को ये राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते थे। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और डिविजन्स को जो है वो सिंपल कर दिया गया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया। दैट मीन्स फ्यूडल सिस्टम मीन्स जहाँ पे बिग लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं तो वो उनके पास ज़्यादातर ज़मीन होती थी और वो जो दूसरे स्मॉल पीजेंट्स होते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस सिस्टम को भी अब कैंसिल कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और अब जो लैंड थी वो बाकी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, तो पीजेंट्स जो थे उनको भी सर्फडम से यानी कि गुलामी जो उनको लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पे करनी पड़ती थी या उनके घरों पे करनी पड़ती थी, उससे उनको फ्री कर दिया गया। और मेनोरियल ड्यूज से भी उनको फ्री कर दिया गया। मेनोरियल ड्यूज मीन्स जो वहाँ पे हाई ऑफिशियल्स थे उनको जो टैक्स उनको देने पड़ते थे उनसे भी उनको फ्री कर दिया गया। रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गिल्ड्स इन द टाउन, तो गिल्ड मीन्स जो भी रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम पे लगाई जाती थी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर या गुड्स की एक्सचेंज के ऊपर टाउन्स में, उसको भी रिमूव कर दिया गया। इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यानी रोड्स को डेवलप किया गया, रेलवेज को डेवलप किया गया और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया, जिससे कि इकॉनमी काफ़ी अच्छी ग्रो होना स्टार्ट हो गई। यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, तो ये हमने डिस्कस किया कि अब पूरे फ्रांस के बीच में एक जैसे वेट एंड मेजर्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए। जब नेपोलियन ने ये सारे चेंजेस लाए, जैसे कि लोगों को इक्वल राइट्स देना, जैसे कि लैंड उनको प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर्टी बनाने का राइट देना, तो इन सारे राइट्स को देने के बाद जो नेपोलियन था वो काफ़ी पॉपुलर हो गया सारे रीजन में, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं और दूसरे रीजन्स में भी जहाँ पे उसने कंट्रोल किया था, जर्मनी और इटली के कुछ पार्ट्स में भी। तो जहाँ पे भी वो जाता था अपनी फोर्सेस के साथ, तो लोग जो थे वो काफ़ी उसको जो है वो प्रेज करते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसकी फोर्सेस की हेल्प करते थे, उनको खाना प्रोवाइड करते थे, रहने की जगह देते थे, मनी की भी हेल्प करते थे, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे जो हैं वो चेंजेस लाए थे जिससे कि लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। बट नेपोलियन जो था उसका तो ड्रीम जो है वो कुछ और ही था। नेपोलियन जो था वो तो पूरे यूरोप का जो है वो किंग बनना चाहता था, जिसकी वजह से अगर उसको ये काम करना है तो उसको एक तो पैसा चाहिए, दूसरा उसको अपनी फोर्स चाहिए पूरे यूरोप पे कब्जा करने के लिए। तो पैसा जो है वो कैसे आएगा, तो पैसे के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, ही इंक्रीज द टैक्सेशन, दैट इज उसने टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। जो पहले टैक्स हुआ करते थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो थे उनको इंक्रीज कर दिया, और फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी, दैट इज ज़बरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करना, रिक्रूट करना शुरू कर दिया, और सेंसरशिप लगा दी, दैट इज कि अब कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ नहीं प्रिंट कर सकता था, ना ही उसके अगेंस्ट कोई जा सकता था। तो इन सारे
स्टेप्स की वजह से क्या हुआ, जो लोग पहले उसको पसंद करते थे वही लोग जो थे वो धीरे धीरे उसके अगेंस्ट होना शुरू हो गए, और इन्हीं रीजंस की वजह से नेपोलियन जो था उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया। अरिस्टोक्रेसी एंड पिजेंट्री। अरिस्टोक्रेसी एंड पिजेंट्री जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक जो है वो समझ नहीं आता है क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने कोशिश की है कंपैरेटिव वे में आपको समझाने की, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो अरिस्टोक्रेसी जो है वो वर्ड अरिस्टोक्रेट से आया हुआ है, और अरिस्टोक्रेट्स जो है वो लोग होते हैं जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि बड़े रैंक्स पर होते हैं। वी कॉल देम एज अरिस्टोक्रेट्स। पिजेंट्री, तो पिजेंट्री जो है वो पीजेंट वर्ड से आया है, और पीजेंट मीन्स पीपल हैविंग वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जिनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, या जो कि अरिस्टोक्रेट्स की जमीन के ऊपर जो है वो काम करते हैं, तो उनको हम पिजेंट्री बोलते हैं। तो आइए अभी दोनों के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अरिस्टोक्रेसी, तो अरिस्टोक्रेसी जो है ये आपकी लैंड ओनिंग क्लास थी। दैट मीन्स कि ये वो क्लास थी जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, और पिजेंट्री वो क्लास थी जो कि जिनके पास बड़ी कम ज़मीन होती थी, या ये लोग जो हैं ये अरिस्टोक्रेट्स की लैंड के ऊपर काम किया करते थे। अब अरिस्टोक्रेट्स जो थे इनकी पॉपुलेशन जो थी वो बड़ी कम थी। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में ये जो क्लास थी अरिस्टोक्रेसी क्लास, इनकी पॉपुलेशन बड़ी कम थी। दैट मीन्स कि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो पूरे यूरोप में अगर हम देखें तो सिर्फ जो है, अगर मान लीजिए एग्जांपल लें तो 10% होगी, और वहीं दूसरी जगह पे जो आपकी पिजेंट्री की पॉपुलेशन थी वो 90% के आसपास आपकी पूरे यूरोप में पॉपुलेशन थी। अब अरिस्टोक्रेट्स जो हैं दे वर द ओनर्स ऑफ लैंड, इट मीन्स वो काफ़ी रिच होंगे, तो ये काफ़ी रिच क्लास थी। और पिजेंट्री जो थे ये दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे, इट मीन्स कि दिस क्लास वाज वेरी पुअर क्लास। सोशली और पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो अरिस्टोक्रेसी क्लास वाज वेरी डोमिनेंट क्लास। दैट मीन्स कि पॉलिटिकली और सोशली भी जो है, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में भी इन्हीं लोगों की चलती थी। जो डिसीजन ये लोग चाहें वो डिसीजन ये लोग बनवा सकते थे। और सोशली और पॉलिटिकली पिजेंट्री जो थी ये एक एक्सप्लॉइटेड क्लास थी। दैट मीन्स कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था अरिस्टोक्रेसी क्लास के द्वारा। तो ये दो ही क्लासेस जो हैं वो पुराने टाइम में पूरे यूरोप में एग्जिस्ट करती थी, और उसके बाद न्यू मिडिल क्लास जो है वो राइज हुई, जिसने कि नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे यूरोप में डेवलप किया। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास थी क्या? तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के बीच में एक नई कमर्शियल क्लास, दैट इज द बिजनेस क्लास जो थी वो डेवलप हुई, जिसको हमने न्यू मिडिल क्लास बोला। तो यूरोप में जैसे ही ट्रेड धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन हुई, तो ये जो मिडिल क्लास थी ये धीरे धीरे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लास बन गई। और इस क्लास में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स जो थे वो आते थे, और इस क्लास ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे यूरोप में डेवलप करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो चीज़ ये है कि पूरे यूरोप में उस टाइम पे दो ही क्लासेस हुआ करती थी। एक थी आपकी अरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी पिजेंट्री। तो अरिस्टोक्रेसी जो थी वो हाई क्लास थी, और पिजेंट्री जो थी वो लो क्लास थी। तो अरिस्टोक्रेसी जो थी, जिसमें नोबल्स और क्लर्जी आते थे, वो लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके सारे प्रिविलेजेस चले जाते। और पिजेंट्री जो थी वो तो चाहती थी कि ऐसे चेंजेस आए और डेमोक्रेसी आए ताकि उनको राइट्स मिले, बट पिजेंट्री क्लास जो थी ना तो उनके पास इतना पैसा था, दैट इज मनी, और ना ही उनके पास इतना टाइम था कि वो लोग रिवॉल्ट कर सकें। तो मिडिल क्लास जो नई जिसका ओरिजिन हुआ, इस क्लास के पास टाइम भी था और इस क्लास के पास मनी भी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लास जो थी इट बिलोंग्स टू द एडुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता था। तो इस क्लास ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया, और बाद में नेशन स्टेट्स जो हैं उसको अमर्ज होने में ज़ोल्वरिन और कस्टम यूनियन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आता है। तो आइए देखते हैं ज़ोल्वरिन क्या है। तो ज़ोल्वरिन जो था ये आपका 1834 में बनाया गया था, और इसको बनाने वाला जो देश था वो प्रशिया था, और बार रशिया था।
और बाद में जर्मनी की दूसरी स्टेट्स ने भी इस ज़ोल्वरिन को ज्वाइन कर लिया, वो भी इसके मेंबर्स बन गए थे। अब ज़ोल्वरिन में किया क्या गया था? सबसे पहले ज़ोल्वरिन में जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको अबॉलिश कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। अब टैरिफ बैरियर्स क्या थे? एक जगह से दूसरी जगह जो सामान, लोग और जो कैपिटल मूव करती थी, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था विद इन द जर्मन स्टेट्स, उन टैक्सेस को हटा दिया गया, क्योंकि इससे बैड इम्पैक्ट पड़ता था ट्रेड पे और इकोनॉमी पे। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो नंबर ऑफ करेंसीज थी, जो कि पहले जर्मनी में 30 हुआ करती थी डिफरेंट रीजन्स में, उनको रिड्यूस करके अब 2 कर दिया गया। तो ये पॉइंट ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए हिमाचल में डॉलर जो है वो करेंसी चलती है और दिल्ली के बीच में इंडियन रुपी चलता है। तो हिमाचल का ट्रेडर जो है, अगर वो कोई सामान दिल्ली में बेचेगा, तो दिल्ली का जो बिजनेसमैन है वो उस सामान को खरीदने के बदले में हिमाचल के ट्रेडर को जो है वो इंडियन रुपी देगा। और वो इंडियन रुपी जो है वो तो हिमाचल में चलता नहीं है, क्योंकि हिमाचल में जो करेंसी चलती है दैट इज डॉलर, जिसकी वजह से वो जो हिमाचल का ट्रेडर है वो कभी भी सामान बेचने दिल्ली में नहीं जाएगा। तो ऐसा ही उस टाइम पे जर्मनी में हुआ करता था, क्योंकि अलग अलग करेंसीज हुआ करती थी अलग अलग रीजन्स में, जिसकी वजह से लोगों को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। और वो लोग थे कि वो अपनी विद इन द टेरिटरी दैट इज विद इन द स्टेट ही ट्रेड करें, दूसरी स्टेट में ट्रेड ना करें। बट जब ज़ोल्वरिन लाया गया उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो गई और जर्मन इकोनॉमी जो थी वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी स्ट्रांग हो गई।